Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त. सो ये इस लेक्चर का करंट अफेयर का पार्ट 1 है फॉर अगस्त. शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अर्थक्वेक ट्रेमर्स वर सीन इन किलाउया वोल्केनो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ये वोल्केनो लोकेटेड है. आपके ऑप्शंस है ए हवाई, बी मेक्सिको, सी डेनमार्क एंड डी क्यूबा. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए हवाई. सो हवाई ये एक अमेरिकन आइलैंड है, राइट. इसकी लोकेशन आप यहाँ मैप में देख सकते हैं. ये हवाई है, राइट, एंड इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. सो ये जो वोल्केनो है ये लोकेटेड है हवाईन आइलैंड में और यहाँ पर रिसेंटली अभी अर्थक्वेक ट्रेमर्स जो है वो देखने को मिलते हैं. अब अर्थक्वेक ट्रेमर्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्लेट मूवमेंट्स होते हैं. प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हमें ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये देखने को मिलते हैं, राइट. बिकॉज मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से क्या होता है, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड हमें जो है अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 7 मेंबर पैनल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 मेंबर पैनल बनाया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ताकि वो दारा शिकोह की टूम्ब को लोकेट कर सके, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दारा शिकोह वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर. सो इनमें से किस मुगल एम्परर का लड़का था दारा शिकोह, सन था, बेटा था. सो आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर एंड डी शाहजहां. सो इसमें से आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है डी शाहजहां. शाहजहां का सन था दारा शिकोह, राइट. सो अगर हम दारा शिकोह के बारे में यहाँ पे बात करें, सो दारा शिकोह he was also known as liberal Muslim. ये अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे. इनका ये बिलीव करते थे, he believed in सूफी फिलोसफी में इनका मानना था. उसके साथ साथ ये वेदांता फिलोसफी जो कि हिंदुइज्म में फिलोसफी है, राइट. 4 स्कूल्स जो हैं, सो वेदांता फिलोसफी, इन दोनों ही फिलोसफीज में विश्वास रखते थे. अनऑर्थोडॉक्स थे, लिबरल थे काफ़ी ज़्यादा, राइट. एंड ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड गीता इनटू पर्शियन. उसके साथ साथ कई सारे उपनिषद्स को भी इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था, राइट. सो ये दारा शिकोह थे. And Dara Shikoh basically he died in the battle of succession. कि कौन राजा बनेगा, राइट. सो यहाँ पर कौन जीता है? जीता है इनके दूसरे भाई औरंगजेब. सो औरंगजेब से ये सक्सेशन के बैटल में हार जाते हैं एंड देन औरंगजेब बिकम्स द न्यू एम्परर. औरंगजेब जो कि बिल्कुल भी लिबरल नहीं थे, राइट. ये उलेमा सेक्शन की काफ़ी ज़्यादा सुनते थे, तो ये ही वॉज काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स. बट जो दारा शिकोह थे ही वॉज लिबरल. अब बात करते हैं दारा शिकोह की टूम. सो ये लोकेटेड है हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स में ही लोकेटेड है. बट यहाँ पे इसको लोकेट करने का टास्क अभी ASI को मिला है. एंड ये हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में. सो ये बातें आपको एडिशनली पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं अगस्त 10, बी अगस्त 15, सी अगस्त 24, डी अगस्त 29. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये है अगस्त 29, डी पार्ट. सो ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2009 से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इट बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 64th सेशन में इस डे को डिक्लेयर किया गया था एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग. अब यहाँ पे पर्पस क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का? इस डे को बेसिकली मार्क करने का कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जो की जाती है
न्यूक्लियर टेस्टिंग, उसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन ह्यूमंस, ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो इट हैज many negative effects on environment and for humans and animals living on the planet. So यहाँ पर इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाना कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करनी है, राइट? एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है वो ज़रूरी है, राइट? वी डोंट नीड न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया को ज़रूरत नहीं है, राइट? तो और न्यूक्लियर टेस्टिंग भी अब नहीं करनी चाहिए बिकॉज उसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन ह्यूमन पॉपुलेशंस। जो एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के हित में नहीं है। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? यहाँ पे कजाकिस्तान इज अ कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री। सो ये दिस वाज द कंट्री जो कि विच लेड, राइट? यहाँ पे इन्होंने लीड किया था ताकि हम इस तरीके की कोई इंटरनेशनल लेवल पर डे मार्क करें जब हम इस तरीके की अवेयरनेस को फैलाएं, राइट? कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ 2-day स्वीप SWEEP वर्कशॉप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, A रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, C मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड D डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? ये स्वीप जो है ये क्या है? सिस्टमिक वोटर एजुकेशन जो है प्रोग्राम है ये इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सो ये इसकी वर्कशॉप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराई थी। क्यों कराई थी? ताकि जो वोटर्स हैं उनको अवेयर किया जा सके, राइट? अवेयरनेस फैलाई जा सके। हमको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है and it is also the watchdog of electoral democracy, राइट? इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में पार्लियामेंट इज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट? सो डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, पूरे कंट्री में रेगुलरली इलेक्शंस कराना, ये मैंडेट है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, राइट? सो यहाँ पर क्या होता है, सिंस इंडिया इज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, सो यहाँ पर जो लोग हैं, एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज द पावर कि वो डिसाइड कर सके कि कौन हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कौन हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्री की बागडोर संभालेंगे, राइट? सो ये एक बहुत बड़ी पावर है जो लोगों के हाथ में, यहाँ के नागरिकों के हाथ में होती है, राइट? एंड ये पावर वो तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो फ्री एंड फेयरली वोट करें, राइट? सो यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव है, वर्कशॉप है, सिस्टमिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अवेयरनेस फैलाती है अमंग पीपल कि उनके वोट का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? ताकि एवरीबडी शुड वोट। तो यहाँ पे वोटर टर्नआउट भी बढ़े, राइट? वोटर टर्नआउट बढ़े, उसके साथ साथ हर कोई फ्रीली एंड फेयरली विदाउट एनी बायस, राइट, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर के जो वो खुद से चाहते हैं उनको वोट करें, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करें। तो वोटर टर्नआउट बढ़े एंड ऑल्सो पीपल आर एक्सरसाइजिंग देयर वोट, पीपल जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है ताकि वोटर की अवेयरनेस, वोटर एजुकेशन एंड वोटर लिटरेसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन हिट हार्ड बाय द रीसेंट हरिकेन ईडा? सो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी साउथ अफ्रीका एंड डी जापान, राइट? सो हरिकेन आया था, ये ईडा हरिकेन जो है ये अमेरिका में आया, राइट? सो यहाँ पे आपको हरिकेन, जो ये ईडा हरिकेन था, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या खास बात होती है कि दे आर ओरिजिनेटेड इन द ट्रॉपिकल वाटर्स, राइट? ट्रॉपिकल वाटर्स, ट्रॉपिकल ओशनिक वाटर्स हैं, वहां पर ये ओरिजिनेट होते हैं, राइट? क्यों ओरिजिनेट होते हैं? कि क्योंकि यहाँ पर आपको बिकॉज ऑफ सम रीजन लो प्रेशर ट्रिगर हो जाता है,
लो प्रेशर्स आर ट्रिगर्ड। अब ये लो प्रेशर क्यों ट्रिगर होते हैं? क्योंकि कहीं पर एक्सेसिव हीटिंग हो सकती है, एक्सेसिव हीटिंग के कारण लो प्रेशर ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पर लो प्रेशर इतने ज्यादा इंटेंसिव होते हैं कि एयर स्टार्ट कन्वर्जिंग टूवर्ड्स दीज लो प्रेशर, एंड देन यहाँ पर आई बन जाती है, राइट। साइक्लोन की आई डेवलप हो जाती है, एयर जो है यहाँ पे कन्वर्ज करके राइज करती है, राइट। एंड क्योंकि ये ओशंस में डेवलप हो रहा होता है तो यहाँ पर मॉइस्चर की सप्लाई लगातार अवेलेबल रहती है, एंड मॉइस्चर की सप्लाई जब तक अवेलेबल रहेगी ट्रॉपिकल साइक्लोन को, तब तक उसके अंदर एनर्जी रहेगी, तब तक उसके अंदर स्पीड रहेगी, एंड तब तक वो डिवास्टेट करता रहेगा, राइट। सो जब ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्टल एरियाज में आ जाते हैं तो ज्यादा डीप में नहीं अंदर इंटीरियर में जा पाते, क्योंकि उनकी मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, राइट। बट कभी कभी हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अंदर तक आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कोई मॉइस्चर का सोर्स या नदी वगैरह मिल जाती है, राइट। सो हरिकेन्स वगैरह जो है वो हमें अमेरिकन रीजन में देखने को मिलते हैं, राइट। एंड ये हरिकेन ईडा कहाँ आया था? अमेरिका में आया था, एंड इट हैज कॉज्ड ह्यूज डैमेज। सो ये क्या था? ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, राइट। एंड हरिकेन्स के बारे में, हरिकेन्स आर अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली। अलग अलग रीजन में हम साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, राइट। सो हरिकेन्स जो है हम इस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन्स नाम से जानते हैं, राइट। टाइफून्स भी आर ऑल्सो द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली। So tropical cyclones rotate in low pressure weather system, right? So low pressure system क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा high temperatures जो है वो हो जाते हैं, right? So वो ये tropical subtropical waters में हमको देखने को मिलते हैं। They being storms, but their air pressure fronts are not formed. Air pressure fronts हमें कहाँ मिलते हैं? Fronts are not formed in tropical cyclones. ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट्स नहीं बनते हैं। फ्रंट्स किस में बनते हैं? फ्रंट्स आर फॉर्म्ड इन ये टेम्परेट साइक्लोन्स में बनते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन्स हमें 30 से 60 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलते हैं, राइट। एंड फ्रंट्स होते क्या है? सपोज मान लीजिए एक ये एयर मास है जिसका नेचर है कोल्ड, एक ये एयर मास है जिसका नेचर है वार्म। जब ये कोल्ड और वार्म एयर मास आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक बाउंड्री बन जाती है जिसको फ्रंट्स कहते हैं, राइट। एंड जो वार्म एयर मास होती है वो क्योंकि लाइटर होती है, कोल्ड एयर के एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है, एंड इसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। सो ये होता है फ्रंट। अब फ्रंट जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं डेवलप होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एक मॉइस्चर की सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए कंटिन्यूअस, एंड दूसरा लो प्रेशर ट्रिगर होना चाहिए, विच शुड बी इंटेंस। देन अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड QSIM, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू। सो ये QSIM किस चीज से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है A 5G स्पेक्ट्रम सर्विस, B वर्चुअल सिम, C क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, एंड D वेदरिंग फोरकास्टिंग टूल। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, राइट। सो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, राइट। दे यूटिलाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ताकि जो भी कंप्यूटिंग होनी है, कैलकुलेशंस कंप्यूटिंग, एंड उसके साथ साथ कुछ डेटा स्टोरेज है, तो वो सारी चीजें क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके ये क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। दे आर वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम करते हैं, राइट। सुपर कंप्यूटर से कई तेज, राइट। सो अभी नॉर्मली जो हमारे पास कंप्यूटर्स है उनमें जो बेसिक मेमोरी यूनिट है वो बिट्स होती है, बट क्वांटम कंप्यूटर की जो बेसिक जो मेमोरी यूनिट है वो क्यूबिट्स होती है, राइट, विच कैन बी 0 और 1 और बोथ एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग में कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सुपरपोजिशन, सो इस तरीके के प्रिंसिपल्स इसमें यूटिलाइज होते हैं, राइट। सो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च किया था QSIM क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट। तो यहाँ पर कई कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रिसर्चर्स जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुष यूनिवर्सिटी हैज बीन लेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है लखनऊ, गोरखपुर, मऊ एंड गाजीपुर। सो ये जो आयुष यूनिवर्सिटी है इसका फाउंडेशन स्टोन गोरखपुर में रखा गया, राइट।
सो ये यहाँ पर आयुष यूनिवर्सिटी में जो भी आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें प्रमोट की जाएंगी एंड ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्टैब्लिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट? ये कहाँ कब ऑर्गेनाइज किया गया? आपके ऑप्शंस है ए 15 to 18 अगस्त, बी 19 to 23 अगस्त, सी 23 to 27 अगस्त एंड डी 27 to 30 अगस्त। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी 23 to 27 अगस्त। तो ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है ये आपका स्वीडन में है, राइट एंड ये किस चीज में इन्वॉल्व है? ये ग्लोबल वाटर गवर्नेंस, राइट, वाटर डिप्लोमेसी, इसमें इन्वॉल्व है एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कैसे किया जाएगा, कैसे करना चाहिए, उसमें R&D, अवेयरनेस, ये सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं, राइट। सो ये दिस स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक कब से मनाया जा रहा है? इट इज एस्टैब्लिश्ड सिंस ईयर 1991। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ समृद्ध प्रोग्राम? सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है समृद्ध, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन स्टार्टअप्स जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे एनकरेज किए जा सके, उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी, राइट। सो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है माइटी स्टार्टअप हब। देन अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर चेयर द 37th एडिशन ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति, इन विच ईयर डिड इट स्टार्ट? सो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं 2014, 2015, 2016 एंड 2017। सो ये जो करेक्ट आंसर है ये है 2015, राइट। सो ये प्रगति क्या है? ये प्रगति आप फुल फॉर्म से समझ जाइए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सो ये एक ई गवर्नेंस का टूल है, राइट। यहाँ पे करते क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डिफरेंट ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इनको आपस में जोड़ते हैं, राइट। क्यों जोड़ते हैं? ताकि यहाँ पर क्या मॉनिटर किया जा सके, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रोग्राम है तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट, क्या प्रोग्रेस है, वो सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है, प्रोजेक्ट मॉनिटर किया जाता है एट हाई लेवल की सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। सो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो रिसेंटली नरेंद्र मोदी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 37th एडिशन ऑफ प्रगति। ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ये ICT बेस्ड यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्रोग्राम है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए मिलते हैं, बात होती है, एजेंडा सेट किया जाता है, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह मॉनिटर किया जाता है, राइट। एंड जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुजलम कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, एक्सटेंशन ऑफ ड्रिंकिंग फैसिलिटी इन विलेजेस, यानी कि गांव-गांव में पानी की सुविधा को उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स इन द विलेजेस, यानी कि इरिगेशन के लिए पानी फील्ड्स में पहुंचाना। तीसरा है टू कन्वर्ट मोर एंड मोर विलेजेस इनटू ODF प्लस विलेजेस, यानी कि ओपन डेफिकेशन, यानी कि खुले में जो शौच की जाती है उससे मुक्त करना गाँव को, वो हमें और ज्यादा करना है। एंड लास्ट ऑप्शन है ड्रेन डेवलपमेंट इन विलेजेस, यानी कि जो भी ड्रेनेज है वो सारी चीजें गांव में डेवलप की जा सके, राइट। सो यहाँ पे आप ड्रेन डेवलपमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि विलेजेस में आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती ड्रेन डेवलपमेंट्स की, राइट। हालांकि जरूरत होती है बट
विलेजेस में आपको नेचुरली वेटलैंड्स मिल जाएंगे, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, राइट, पक्की सड़कें ज़्यादा नहीं होती हैं तो पानी ड्रेन इनफिल्ट्रेट हो जाता है। बट अर्बन एरियाज में रन ऑफ ज़्यादा होता है क्योंकि बिल्टअप एरिया ज़्यादा होगा, बिल्टअप एरिया ज़्यादा यानी कि रोड वगैरह ज़्यादा होंगी तो पानी नीचे नहीं सीप कर पाता ग्राउंड में एंड फ्लो करता है, तो वहाँ पे आपको ड्रेन्स वगैरह देना पड़ता है ताकि पानी को चैनल मिले एंड पानी निकल जाए, राइट। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, टू कन्वर्ट मोर एंड मोर विलेजेस इनटू ODF प्लस विलेजेस, राइट। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये जो सुजलम इनिशिएटिव है ये क्यों लॉन्च किया है गांव लेवल पे, ताकि हम और ज्यादा ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकें, राइट। जो और विलेजेस हैं उनको ODF प्लस विलेजेस में कन्वर्ट कर सकें। अब ग्रे वाटर क्या होता है, किसी भी घर से दो तरीके के पानी का वेस्ट माना जाता है, एक जो टॉयलेट से पानी का वेस्ट निकलता है, उसके अलावा जो भी पानी होता है बाथरूम से, किचन से, टॉयलेट के अलावा वो आपका ग्रे वाटर में आता है, राइट। सो वो सब चीजें मैनेज करना इस इनिशिएटिव का एम है, राइट। सो एफर्ट ऑफ द कैंपेन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ODF प्लस स्टेटस, राइट। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन August 25, 2021 एंड ये कैंपेन आपकी 100 दिन की कैंपेन है। सो ये भी आपको याद रखना है कि कितने दिन की कैंपेन है, कैंपेन है आपकी 100 डेज की। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको, राइट। कब लॉन्च किया था ये डेट भी याद रखो, 25 अगस्त 2021। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट नेम हैज इंडिया लॉन्च्ड अ कैंपेन टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम काबुल, अफगानिस्तान। सो कौन सा मिशन था जिसमें कि भारत ने अपने भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान काबुल एरिया से इवैक्यूएट किया जब तालिबान ने पूरे कंट्री को कैप्चर कर लिया, राइट। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, ए ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन काबुल, सी ऑपरेशन शिवा एंड डी ऑपरेशन देव शक्ति। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द नेवल एक्सरसाइज कोनकान 2021। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। आपके ऑप्शंस है, ए फिलीपींस, बी जापान, सी यूनाइटेड किंगडम्स, डी अमेरिका। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी यूनाइटेड किंगडम्स। अमेरिका के साथ हम कई और एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे हैंड इन हैंड और कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। सो ये हमने यूके के साथ की है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उभरते सितारे फंड लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, ए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, बी एनकरेज न्यू बैंक्स, सी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप कंपनीज एंड डी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट बिजनेस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस उभरते सितारे फंड के अंडर में एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया जाएगा, राइट। ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से क्या किया जाएगा, जो भी मीडियम एंड स्मॉल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनको फंड करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप डेट के थ्रू फंड करें यानी कि आपने डेट दे दिया, लोन दे दिया, राइट। उसके अलावा एक इक्विटी का तरीका होता है यानी कि आपने उस कंपनी में शेयर खरीद लिए, राइट। सो डेट और इक्विटी में अंतर क्या होता है, डेट में पूरा का पूरा बर्डन जो होता है, जो पूरा रिस्क होता है वो कंपनी का होगा, राइट। जो भी एक्सपोर्टर होंगे उनका होगा, कोई नुकसान होता है तो वो पूरा उनको झेलना है, जिनसे उन्होंने उधार लिया है वो तो उनको पूरा लोन वापस ही करना है। बट इक्विटी में क्या है, क्योंकि ये शेयर के फॉर्म में है तो अगर कोई नुकसान होता है कंपनी को तो वो नुकसान इन्वेस्टर को भी झेलना पड़ता है, राइट। सो ये इक्विटी का रूट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है उनको एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इसलिए यहाँ पर ये फंड बनाया जाएगा एंड ये फंड से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा थ्रू इक्विटी रूट यानी कि शेयर्स वगैरह खरीदे जाएंगे। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड उभरते सितारे फंड। अब इसको कंफ्यूज मत करना कि ये कोई यूथ या चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम होगी, ये स्कीम है आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 250 करोड़ ये स्टैब्लिश किया गया है। अब ये जो फंड है ये ज्वाइंटली स्पॉन्सर करेगी कौन, एक्सपोर्ट एग्जिम
यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, राइट। उसके अलावा सिडबी, ये दो बॉडीज हैं, जॉइंटली स्पॉन्सर करेंगी इस फंड को, एंड इट विल इन्वेस्ट इन फंड थ्रू इक्विटी एंड इक्विटी लाइक प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, राइट। तो ये यूनिट्स आपकी दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों को फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द फंड विल ऑल्सो गिव अ ग्रीन शू ऑप्शन। सो ग्रीन शू ऑप्शन क्या है कि अगर कोई कंपनी है वो अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, तो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर होते हैं जो वो आईपीओ में लॉन्च कर सकती है, राइट। बट ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी लिमिटेड अमाउंट है, जो भी अमाउंट ऑफ शेयर्स वो लॉन्च कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा शेयर्स भी वो ऑफर कर सकते हैं, राइट। तो ये ग्रीन शू ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है अगस्त 17, अगस्त 19, अगस्त 21, अगस्त 24। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अगस्त 19, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये जो आपका डे है ये मार्क किया गया था। क्यों मार्क किया गया था? ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इन्वॉल्व हैं, राइट, अगर कोई डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, डिजास्टर आता है, तो वहां पे भी कई सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, राइट, मोटिवेट करना, रिकॉग्नाइज करना, ये इस डे का मोटिव है, राइट। एंड इस साल जो थीम है इस डे की वो है क्लाइमेट क्राइसिस, राइट। सो क्लाइमेट क्राइसिस से क्या होता है? क्लाइमेट क्राइसिस से सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स वल्नरेबल सेक्शन, राइट, तो दोज हु आर डूइंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स टू हेल्प दोज वल्नरेबल सेक्शन। तो ये उन पीपल को बढ़ावा देने के लिए ये डे जो है वो मार्क किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंटली लॉन्च्ड यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। सो ये किस चीज से रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस है, ए अ टेक्निकल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एक्यूरेट थ्रेट इंफॉर्मेशन टू पीस कीपर्स। अगला ऑप्शन है टू इन्फॉर्म द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस अबाउट इंडिया सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम्स। तीसरा ऑप्शन है टू प्रमोट कंट्रीज कल्चरल अचीवमेंट्स। एंड लास्ट ऑप्शन है रियल टाइम असेसमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आपके ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए लोग क्या काम कर रहे हैं उसको असेस करना। ये ऑप्शन कह रहा है कि किसी कंट्री के कल्चरल अचीवमेंट्स को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन कह रहा है कि इंडिया की जो सोशल रिफॉर्म्स है उनके बारे में यूनाइटेड नेशंस को इन्फॉर्म करना। एंड पहला ऑप्शन कह रहा है कि टेक्निकल मदद करना, राइट, ताकि जो भी पीस कीपर्स हैं, जो पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व हैं, उनको थ्रेट क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी देना। सो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए पार्ट, राइट। जो भी इंडिया है, राइट, इंडिया से पीस कीपिंग फोर्स कई सारे कंट्रीज में काम करती है, जैसे सूडान है या फिर और सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर क्राइसिस चल रही है, राइट, किसी तरीके के इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, राइट। तो वहां पर पीस कीपिंग मिशंस करता है यूनाइटेड नेशंस, एंड इंडिया कंट्रीब्यूट करता है पीस कीपिंग मिशन में अपनी फोर्सेस को भेज करके, राइट। सो वो जो पीस कीपिंग फोर्सेस इन थ्रेटफुल एरियाज में काम करती हैं, राइट, जहाँ पे इतनी क्राइसिस है, तो उनको खतरा रहता है ऑब्वियसली, राइट, कि उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो वहां पर रियल टाइम जानकारी देना कि उनको किस चीज से खतरा है, कहाँ खतरा है, राइट, ताकि दोज पीपल उनको हम बचा सके, सेव कर सके। तो वो चीज, ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म इसके लिए लॉन्च किया गया है, राइट। सो ये यहाँ पर जितने भी सर्वेलेंस के टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करेगा, एंड थ्रू दैट रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा अबाउट थ्रेट्स टू द पीस कीपर्स। तो ये जो जॉइंटली लॉन्च किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया, राइट। So launch of the technology platforms ये कब हुआ? When India assumed the presidency of 15th nation United Nations Security Council for the month of August. So India, हमें पता है कि अभी इंडिया ने जो है अपना नॉन परमानेंट मेंबर वाला टेन्योर इंडिया का शुरू हुआ है 2021 में, एंड ये 2 साल का टेन्योर है, 2 साल का टेन्योर है इंडिया का। एंड ये इंडिया 8th टाइम प्रेसिडेंसी
जो है वो होल्ड करेगा। सो इस टेन्योर की शुरुआत में सबसे पहले ये एक्शन लिया गया जॉइंटली बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड व्हिच डे एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑन एवरी ईयर। आपके ऑप्शंस है ए 14th अगस्त, बी 15th अगस्त, सी 17th अगस्त एंड डी 26 जनवरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए 14th अगस्त, राइट। तो यहाँ पर इस दिन को इसलिए मार्क किया गया है ताकि जो पार्टीशन के हॉरर वाली इमेजेस हैं हमारे दिमाग में, राइट, देयर वर सेवरल लाइव्स, कई लोग मरे थे, राइट, कई फैमिलीज जो है वो अपने जहाँ पर रह रहे थे उन एरिया से डिस्प्लेस हो जाते हैं, राइट। सो उस सब को मार्क करने के लिए, याद करने के लिए, उन निगेटिव मेमोरीज को ये दिन जो है वो मार्क किया गया है ताकि उन लोगों को ट्रिब्यूट पे किया जा सके हु लॉस्ट देयर लाइव्स, राइट, जो जहाँ रहते थे वहां से बिछड़ गए, वहां उनका एरियाज चले गए, राइट। सो उस दिन को मार्क करने के लिए, एंड ये दिन इसलिए मार्क किया जा रहा है ताकि हमें याद रहे, राइट। द डिक्लेरेशन ऑफ द डे विल रिमाइंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द पेन एंड सफरिंग जो यहाँ के लोगों ने फेस करी थी ड्यूरिंग पार्टीशन, राइट। सो ये 14 अगस्त दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपके ऑप्शंस है 10th अगस्त, बी 12th अगस्त, सी 13th अगस्त एंड डी 14th अगस्त। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी 12th अगस्त, राइट। ये वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम अवेयरनेस फैला सके, राइट, एंड ड्रॉ अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। अब क्या होता है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हैबिटेट जहाँ पे ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो हैबिटेट हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं? फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई माइनिंग करना है, कहीं पर कहीं रोड डेवलप करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हैबिटेट इनका जो है फॉरेस्ट क्लियर करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं। सो उससे क्या होता है कि दीज एनिमल्स दे ऑफन कम इन कॉन्फ्लिक्ट, रोड एक्सीडेंट्स में इनकी डेथ हो जाती है, कई सारे और अदर रीजंस है, पोचिंग है। सो इसकी वजह से देयर पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग। ऑल्सो जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहता था अब उसको वहाँ पे रिसोर्सेज थे उसका नीश था, अब आपने वो डिसरप्ट कर दिया, राइट। सो यहाँ पर उनकी रिप्रोडक्टिव जो जेनेटिक फ्लो है वो भी जो है डिसरप्ट हो जाता है अगर आप हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन करते हो, राइट। तो उसकी वजह से हमें पॉपुलेशन लॉस देखने को मिलता है, राइट। सो ये दिन अगस्त 12 सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, राइट। सो ये दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था अगस्त 12, 2012 में, राइट। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस ऑफ एलिफेंट क्या है? सो IUCN स्टेटस एलिफेंट का है एंडेंजर्ड। सो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी आप ऐसे पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं कि क्या IUCN होता है। Which of the following city has been declared as the country's first water plus city under स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, बी मैसूर, सी चंडीगढ़ एंड डी इंदौर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी इंदौर, राइट। तो इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी है, राइट। इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इंदौर कई साल दर साल कॉन्जिक्यूटिवली जो है इंदौर जो है इट हैज बीन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी। सो दिस इज ऑल्सो द सिटी जिसको कि पहला वाटर प्लस सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रैंक किया गया है। अब हम अगर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये एनुअल सर्वे है, यानी कि सालाना ये सर्वे किया जाता है, राइट, विच रैंक डिफरेंट सिटीज बेस्ड ऑन कि वहाँ कितनी साफ सफाई है, कितना सैनिटेशन है, सैनिटेशन के लिए क्या ड्राइव है, क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, हाइजीन कितनी मेंटेन की गई है इन द सिटीज एंड टाउन्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है ये स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। सो इट इज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। वन थिंग, ये आपका एनुअल सर्वे है यानी सालाना होता है, राइट।
एंड इस एनुअल सर्वे में क्या किया जाता है, इस एनुअल सर्वे में किया जाता है कि जो भी आपके रूरल एरियाज हैं वहाँ पर क्या सैनिटेशन, हाइजीन और जो भी क्लीनिनेस है कितना है, और जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर कितना है, राइट। तो उसके बेसिस पे सिटीज को रैंक किया जाता है। रूरल एरियाज में ये सर्वे कौन करता है, रूरल एरियाज में ये सर्वे करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड अर्बन एरियाज में ये सर्वे करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये अर्बन एरियाज में करती है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है रामा एंड ओमनी सिस्टम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, ये किस चीज से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस है फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज, बी सुनामी फोरकास्ट, सी मॉनसून फोरकास्ट एंड डी एनवायरमेंट पोल्यूशन मीटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी मॉनसून फोरकास्ट। तो यहाँ पर इंडिया एंड अमेरिका ने साथ में एग्रीमेंट किया है कि जो भी मॉनसून का डेटा होगा, एनालिसिस एंड कोऑपरेशन, वो साथ में करेंगे ताकि वेदर फोरकास्टिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके रीजन में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, टेक्निकल कोऑपरेशन किया जाएगा, राइट, इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मूड एरे फॉर अफ्रीकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन मॉनसून एनालिसिस एंड प्रोडक्शन रामा सिस्टम एंड द ओशन मूड बॉय नेटवर्क इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन ओमनी सिस्टम। सो यहाँ पर ये चीज क्यों की जा रही है, बिकॉज मानसून जो है ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल सा होता जा रहा है, राइट। इट इज हाईली वेरिएबल एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेरिएबिलिटी है मानसून की वो और ज्यादा बढ़ गई है, राइट। वी सी ग्लोबल वार्मिंग, हम देखते हैं कि ओशंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो उस सबका इम्पैक्ट हमको मानसून पे देखने को मिल रहा है, राइट। वी नो कि एल नीनो एंड ला नीना आर द इवेंट्स, राइट। एल नीनो में क्या होता है, इंडिया में अगर हम देखें बारिश कम होती है एल नीनो की वजह से, एंड ला नीना में क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ ला नीना। क्यों, क्योंकि ला नीना में ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, एंड एल नीनो में बिकॉज ऑफ रीजंस नॉट नोन बट ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, जिनकी वजह से इंडिया में बारिश कम होती है, ला नीना में इंडिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो ये इवेंट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, पहले ये 5-6 साल में होते थे, अब 3-4 साल में हो जाते हैं, राइट। सो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, राइट। उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जो मानसून को गवर्न करते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू पे कितनी हीटिंग हो रही है, राइट। जो हमारा इंडियन ओशन डाइपोल है, वेस्टर्न और इंडियन ओशन में के वाटर का टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, राइट। उसके साथ साथ ट्रेड विंड्स कब वीक और स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये सारी चीजें गवर्न करती हैं। इसके अलावा कई और रीजंस हैं जो कि हम एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं। सो इस तरीके से यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करना, रिसर्च करना, ताकि एक बेहतर प्रिडिक्शन करा जा सके कि मॉनसून कब आएगा, कितना होगा, राइट। उससे जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में मॉनसून पे पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, इरिगेशन की सुविधा नहीं है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो क्या आपका रेन फेड है। तो रेन, और जब मॉनसून इतना वेरिएबल है एंड मेजॉरिटी ऑफ द बारिश 80% बारिश हमारी मॉनसून के जो 4 महीने होते हैं उसी में होती है, एंड ज्यादातर हमारा कंट्री जो है वो रेन फेड है। तो अगर इतना वेरिएबिलिटी होगी मॉनसून की तो क्या होगा, तो एग्रीकल्चर फेलियर्स होंगे, फार्मर सुसाइड होंगे, राइट। एंड देन इंडियन इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इतने सारे लोग, मोर देन 48% लोग जो है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, राइट। सो मॉनसून को प्रॉपरली प्रिडिक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है एंड एक बहुत बड़ा इशू भी है। तो उस पर प्रॉपर डेटा रिसर्च करना, एनालिसिस करना, ये 2 कंट्री साथ में करेंगे, एंड दिस रामा एंड ओमनी सिस्टम आर रिलेटेड टू दैट ओनली, राइट। So this was it. This was our lecture on August current affair. So ये part 1 था, part 2 हम दूसरे lecture में discuss करेंगे. So this was it. Thank you.